खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के सबसे काले पन्नों को पलटने वाले हैं। बात 1945 की है। बर्लिन के खंडहर और एक कंक्रीट बंकर के ठीक बाहर एक जला हुआ शव। ये उस इंसान का था जिसने पूरी दुनिया को एक ऐसी आग में झोंक दी जो पहले कभी नहीं देखी गई। आज हम यही समझेंगे कि आखिर कैसे एक बिल्कुल आम सा साधारण सा ऑस्ट्रियाई व्यक्ति इतिहास के सबसे भयानक नरसंहार का सूत्रधार बन गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि एक आम सा ऑस्ट्रियाई व्यक्ति इतने बड़े नरसंहार का आर्किटेक्ट आखिर कैसे बन गया। ये कोई आम सवाल नहीं है। इसने दशकों से इतिहासकारों को परेशान किया है। सोचिए जरा, जो इंसान कभी सड़कों पर बेघर घूमता था, वो अचानक से लाखों लोगों को ऑर्डर देने और पूरी सभ्यता को नष्ट करने की कगार पर कैसे पहुंच गया। हमारे स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि ये इतनी बड़ी बुराई किसी नियति या किस्मत का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। कुछ निजी आघात, आमसी नाकामयाबियां, उस वक्त की ऐतिहासिक स्थितियां और इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे आवेगों का एक खतरनाक मिश्रण। आइए इस ऐतिहासिक सफर को 6 मुख्य हिस्सों में समझते हैं। पहला, असफल कलाकार। दूसरा, खाइयों में गढ़ा गया। तीसरा, सत्ता का रास्ता। चौथा, लोकतंत्र को नष्ट करना। पांचवा, युद्ध और विनाश। और आखिरी, पतन और विरासत। खंड 1, असफल कलाकार, ऑस्ट्रिया में उत्पत्ति। ये कहानी शुरू होती है 1889 में ब्रॉनाउ एम इन नाम के एक छोटे बिल्कुल आम से ऑस्ट्रियाई शहर में। और इस शख्सियत को आकार देने में सबसे बड़ा हाथ था उसके परिवार का। एक तरफ थे पिता एलोइस, जो बेहद क्रूर थे, जिन्हें सामाजिक रुतबे और पूरी तरह से आज्ञा मनवाने का एक सनक की हद तक जुनून था। और दूसरी तरफ थी माँ क्लेरा। उनका प्यार थोड़ा दम घोटने वाला था। अपने पिछले बच्चों को खो देने की वजह से वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और कृपालु थीं। अब आप ही सोचिए, इस तरह के दो एक्सट्रीम नेचर के बीच पलने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। इस द्वंद्व ने उसके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा किया जिसमें क्रूर होने की क्षमता भी थी और साथ ही वफादारी पाने की एक बेचैन, लगभग पागलपन वाली जरूरत भी। और फिर आता है 1907 का साल, जब ये नौजवान वियना पहुंचता है। उम्मीद थी फाइन आर्ट्स अकेडमी में दाखिला लेने की, पर 2 बार, जी हाँ 2 बार, रिजेक्ट कर दिया गया। अपनी नाकामियों को मानने की बजाय उसने कोई और मेहनत मजदूरी का काम करने से साफ इनकार कर दिया और खुद अपनी मर्जी से सड़कों पर बेघर रहना चुना। पता है, यही वो वक्त था जब उसने वियना की सड़कों पर घूमते हुए पैन जर्मन और यहूदी विरोधी साहित्य को पागलों की तरह पढ़ना शुरू किया। अपनी खुद की असफलताओं को सही ठहराने के लिए उसने एक निहायत ही जहरीली और पैरानॉइक विचारधारा का सहारा ले लिया। खंड 2, खाइयों में गड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध। ऑस्ट्रिया की सेना में जबरदस्ती भर्ती होने से बचने के लिए वो म्यूनिख भाग गया था, लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसने बड़ी उत्सुकता से जर्मन सेना में भर्ती ले ली। अगस्त 1914 में बवेरियन सेना में शामिल होने से लेकर एक रेजिमेंटल मैसेंजर बनने तक का सफर देखिए। जहां बाकी लोग युद्ध की भयावहता देखकर डर रहे थे, इसने वहां अपना मकसद ढूंढ लिया। 1916 में सोम के युद्ध में वो घायल हुआ और उसे आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास का सम्मान भी मिला। दरअसल इन खाइयों की बेहिसाब हिंसा और सेना के उस कड़े अनुशासन ने उसे एक ऐसी संरचना दी जो उसके आम नागरिक जीवन में कभी थी ही नहीं। फिर अक्टूबर 1918 में मस्टर्ड गैस के हमले का शिकार होकर वो कुछ वक्त के लिए अंधा हो गया। और 1918 में जब वो अस्पताल के बिस्तर पर था, तभी जर्मनी के आत्मसमर्पण की खबर आई। ये उसके लिए एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक झटका था। युद्ध ने उसकी जिंदगी को जो मकसद दिया था ना, वो अचानक छीन लिया गया। और यहाँ उसने एक ऐसी कसम खाई जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने हार का बदला लेने और जर्मनी के पतन के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की एक पवित्र प्रतिज्ञा ली। यही वो लम्हा था जिसने उसके राजनीतिक सफर की नींव रखी। खंड 3, सत्ता का रास्ता, राजनीति और प्रचार। युद्ध के बाद जब वो वापस एक अशांत और अराजक म्यूनिख में लौटा, तो उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की जांच शुरू की और बहुत जल्द उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आइए इनकी प्रचार रणनीति पर नजर डालते हैं। ये स्ट्रैटेजी वाकई बेहद शातिर थी। मैसेज को बिल्कुल सिंपल रखा गया ताकि लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा सके। अपने मूल विचारों को लगातार बिना रुके दोहराना। और हाँ, बड़े झूठ या द बिग लाई की स्ट्रैटेजी,
मतलब इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोग यकीन करने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा झूठ बोला जा सकता है। स्वस्तिक को एक जबरदस्त ब्रांडिंग टूल बना दिया गया। 1929 के आर्थिक संकट और वर्साई की संधि के बाद लोगों के गुस्से और निराशा का पूरा फायदा उठाया गया। लेकिन रणनीति में असली बदलाव तब आया जब 1923 में म्यूनिक के एक बियर हॉल में हिंसा के दम पर तख्तापलट की कोशिश बुरी तरह फेल हो गई। जेल की सलाखों के पीछे जहां उसने माइन कम्फ लिखी, वहां उसने एक बात बहुत अच्छे से समझ ली थी। वो ये कि अब अगर पूर्ण सत्ता हासिल करनी है तो बंदूकों से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए देश के लोकतांत्रिक सिस्टम का कानूनी तरीके से फायदा उठाना पड़ेगा। सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में लेने के लिए एक नई वैचारिक अवधारणा तैयार की गई, फ्यूरर प्रिंसिपल, यानी नेतृत्व का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब ये था कि राज्य में पूर्ण अधिकार सिर्फ और सिर्फ नेता के पास से आएगा। पार्टी की अपनी कोई अलग सोच नहीं बची थी, सब कुछ उस नेता की मर्जी थी। ये एक ऐसा पर्सनैलिटी कल्ट था जिसने लाखों लोगों को बिना कोई सवाल किए बस आंख मूंद कर आदेश मानने के लिए तैयार कर दिया। खंड 4, लोकतंत्र को नष्ट करना, वाइमर का अंत। अब देखिए कैसे जनवरी 1933 में रूढ़िवादी राजनेताओं ने एक बहुत बड़ी भूल की। उन्हें लगा कि वो इस ऑस्ट्रियाई कॉर्पोरल को आसानी से कंट्रोल कर लेंगे और उन्होंने उसे चांसलर बना दिया। पर ये उनका अहंकार था। जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी ने सोचा तक नहीं था। 1 महीने के अंदर ही रीचटैग, जो वहां का संसद भवन था, उसमें आग लग गई और इसका फायदा उठाकर तुरंत नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया। फिर मार्च में इनेबलिंग एक्ट लाया गया, जिसने उसे बिना संसद के कानून बनाने की तानाशाही ताकत दे दी। और जून 1934 तक आते आते नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइन्स वाले उस भयानक दौर में पार्टी के अंदर उसके जितने भी विरोधी थे, सबको हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया गया। इस पूरे इनेबलिंग एक्ट के खिलाफ सिर्फ एक ही साहस भरी आवाज उठी थी, ऑटो वेल्स की। उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा था कि हालांकि वो समाजवादियों की जान ले सकते हैं, लेकिन वो कभी उनका सम्मान नहीं छीन सकते। ये वाकई एक बेहद साहसिक बयान था, लेकिन सच्चाई ये है कि इस एक अकेले विरोध के बावजूद महज 6 महीने के अंदर, जी हां, सिर्फ 6 महीने में जर्मनी जैसे एक संघीय लोकतंत्र को एक पूरी तरह से केंद्रीकृत तानाशाही में बदल दिया गया था। खंड 5, युद्ध और विनाश, दोहरे मोर्चे। 1939 आते आते आक्रामक विदेश नीति अपने चरम पर थी और पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो गया। एक तरफ पश्चिम में ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की तेजी से किए गए युद्ध ने एक के बाद एक चौंकाने वाली जीत दिलाई। सोचिए, फ्रांस जैसा देश सिर्फ 6 हफ्ते में हार गया। लेकिन दूसरी तरफ पूर्व में एक भयानक सपना इनका इंतजार कर रहा था। सोवियत संघ पर हमला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वहां एक ऐसा जानलेवा गतिरोध बन गया जहां सिर्फ स्टेलिनग्राद की लड़ाई में ही 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए। जर्मन फौज वहां ठंड और भूखमरी के आगे घुटने टेक रही थी। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये ईस्टर्न फ्रंट यानी पूर्वी मोर्चा कभी भी कोई आम सैनिक लड़ाई नहीं थी। ये लेबेन्सराउम यानी रहने की जगह नाम की एक जहरीली विचारधारा से प्रेरित थी। इसका सीधा सा लक्ष्य था पूर्वी यूरोप पर कब्जा करना और वहां की मूल आबादी को पूरी तरह से मिटा देना। ये कोई आम युद्ध नहीं, बल्कि एक पहले से तैयार किया हुआ नस्लीय युद्ध था, जहां दया या इंसानियत के नियम जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती थी। और इस नफरत भरी विचारधारा का अंजाम क्या हुआ? 60 लाख। 60 लाख। जरा ठहरिए और इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये हॉलोकॉस्ट की वो अकल्पनीय सच्चाई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य बेगुनाह लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डेथ कैंपों में एक आधुनिक राज्य की मशीनरी द्वारा बिल्कुल एक सिस्टम के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। खंड 6, पतन और विरासत, थर्ड रीच का पतन। 1945 तक आते आते अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि इस शासन का अंत तय है। मित्र देशों और सोवियत सेनाओं ने तबाह हो चुके जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया था। बर्लिन के एक अंडरग्राउंड बंकर में गुजरे वो आखिरी दिन बिल्कुल किसी अजीब सी फैंटेसी दुनिया जैसे थे। वो शख्स एक काल्पनिक दुनिया में जी रहा था, उन सेनाओं को नक्शों पर आगे बढ़ा रहा था जो हकीकत में थी ही नहीं। उसने बचे खुचे जर्मनी के बुनियादी ढांचे को भी नष्ट करने का आदेश दे दिया और अपनी सारी सैनिक विफलताओं के लिए खुद जर्मन लोगों को ही दोषी ठहराया। आखिरकार 30 अप्रैल 1945 को उसने आत्महत्या कर ली।
लगभग 4 करोड़ यूरोपीय लोग मारे गए। इस तानाशाही की महत्वाकांक्षाओं की पूरी कीमत इस एक डरावने आंकड़े से समझ आती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि कैसे एक इंसान के पागलपन ने पूरे महाद्वीप को आग में झोंक दिया और तबाही का वो मंजर खड़ा किया जो इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी बात है जो आज भी अंदर तक झकझोर देती है। यूरोप का सबसे पढ़ा लिखा और सभ्य देश आखिर इतने बड़े नरसंहार में कैसे शामिल हो गया, या उन्होंने देखते हुए भी आंखें कैसे मूंद लीं? ये बात एक कलेक्टिव गिल्ट यानी सामूहिक अपराध बोध पर जोर डालती है। हम सबके सामने एक बहुत असहज सच लाकर खड़ा करती है कि आम और समझदार लोग भी दुष्प्रचार, साथियों के दबाव और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसी चीजों के कितने आसानी से शिकार हो सकते हैं। ये जानना कि हमें इसे फिर कभी नहीं होने देना है, यही सबसे ज़रूरी बात है। सिर्फ इतिहास को पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, उससे सीखना ज़रूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि उस तानाशाह का उठान इतिहास का कोई अजीब सा इत्तेफाक या कोई अपवाद नहीं था। ये एक ऐसी शैतानी संभावना है जो हमारे आज के समाज में भी कहीं छिपी हो सकती है, बस किसी सही संकट, पूर्वाग्रह और लोगों की नैतिक विफलता के एक कॉम्बिनेशन का इंतजार कर रही है। तो सोचिए, हम उस इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए आज क्या कर रहे हैं?